नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता एचएन अध्ययन पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो जो लोग एचएन अध्ययन से जुड़े हैं, ठीक है, वो अपनी तैयारी भी कर रहे हैं और आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है दिसंबर का, ठीक है, जिसकी डेट भी आपकी कंफर्म हो चुकी है, तो अब आपके पास इतना टाइम भी नहीं बचा है, ठीक है। तो हम लोग जो आईसीटी की क्लासेस हम लोगों ने की थी, तो उसकी मैराथन क्लास अभी बची हुई थी। तो आज आपकी आईसीटी की मैराथन क्लास है, मतलब आपका यहाँ पे जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, प्लस पिछली परीक्षा में जो भी इम्पोर्टेंट आया हुआ है, उन सबको एक ही क्लास में करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा आप ये क्लास देख सकते हैं, जिससे कि आपके आईसीटी के काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और फिर भी आपको लगता है कि कुछ कोई टॉपिक है या छूट रहा है या इसको करवाना चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। आपकी जो यूनिट 8 है, ठीक है, आईसीटी, ये यूजीसी नेट पेपर 1 की यूनिट 8 है, तो इसकी आज हम लोग मैराथन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग, अगर हम लोगों के बैच चल रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए और हिंदी साहित्य जो आपका पेपर 2 है, उसके लिए बैच चल रहे हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपका कंप्लीट बैच अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 का लेते हैं, जिसमें आपको क्लास भी मिलेगी, टेस्ट भी मिलेगा, डिस्कशन, तो 249 रुपये का है। इसके अलावा अगर आप केवल क्लास और टेस्ट लेते हैं तो 199 का है। इसके बाद केवल अगर आप टेस्ट लेते हैं तो 99 रुपये का है, ठीक है। और इसी के साथ हिंदी साहित्य जो है आपका पेपर 2 जो होता है, उसमें अगर कंप्लीट बैच आप ले रहे हैं तो आपको क्लास मिलेगी, टेस्ट मिलेगा, प्लस डिस्कशन भी मिलेगा, जिसमें ऑडियो वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर किए जाएंगे। तो वो आपका फुल पैकेज 349 रुपये का है। इसके अलावा अगर आप केवल क्लास और टेस्ट लेते हैं जिसमें डिस्कशन नहीं होगा, ठीक है, तो वो है 299 का। इसके बाद ओनली टेस्ट, केवल आप टेस्ट लेते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो 99 रुपये की है। अगर आप बैच लेना चाहते हैं, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम डेट भी अभी आ चुकी है, तो इतना टाइम है नहीं आपके पास, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और आप लोग कहीं भी देखेंगे सबसे सस्ता और सबसे अच्छा भी यहाँ पे दिया जा रहा है। जो बच्चे जुड़े हैं वो इस चीज़ को समझ रहे हैं। आप उनसे अगर कहीं से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उनसे बात करके भी पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग तैयारी पे पूरा लगे हुए, पूरी एचएन अध्ययन की टीम लगी हुई है, ठीक है। तो ये आपके हैं, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे बात कर सकते हैं सीनेट पेपर 1, या अगर आपका पेपर 2 है हिंदी साहित्य का, तो आप इस पे बात करके अपनी समस्या बता के बैच ले सकते हैं। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग का सिलेबस है, सबसे पहले ही उसमें दिया है कि बेसिक्स ऑफ इंटरनेट क्या होते हैं। इसके बाद इंट्रानेट आपका पूछा है, ईमेल पूछा है, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, ठीक है। जिनके पास सिलेबस है उनको ये चीज़ पता होगी। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है, आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास सिलेबस ज़रूर पहले होना चाहिए। तो इंटरनेट क्या है, हम लोग नॉर्मल से देखेंगे। इंटरनेट एक तरीके का एक जाल है जो एक दूसरे से कनेक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ से जैसे आप लोगों को कोई चीज़ सर्च करनी है तो कैसे कर पाते हैं, कहीं ना कहीं इंटरनेट के द्वारा ही ये सब चीज़ें संभव हो पाती हैं। तो इंटरनेट इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क का वैश्विक प्रणाली है, मतलब एक पूरा विश्व भर में फैला हुआ एक जाल है जो दुनिया भर के उपकरणों को जोड़ने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट टीसीपी आईपी का उपयोग करता है। अब किसके थ्रू ये जुड़ा होता है, आपने देखा आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। तो एक पूरा जाल है जिससे हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट रह पाते हैं। इसने हमारे दैनिक काम करने के तरीकों को बदल दिया है। सामान्य कार्य जो हम करते हैं, जैसे ईमेल भेजना है, ठीक है, मतलब ट्रेन शेड्यूल, आप लोग कहीं जाते हैं तो पहले देख लेते हैं कि ट्रेन कहाँ पे पहुंची है, वो सब देखना। सोशल नेटवर्क एक साइट है आपकी, ठीक है। और या फिर न्यूज़ वगैरह से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो किसके माध्यम से हो पाती हैं, इंटरनेट के माध्यम से ये सारी चीज़ें हो पाती हैं, ठीक है। और कोई भी बिल वगैरह जमा करना है, आपको पेमेंट करना है, तो सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं कि जो डेली मर्रा की चीज़ें हैं वो सब इससे जुड़ी हुई हैं, ठीक है। इंटरनेट की संरचना काफ़ी जटिल हो गई है, इसका प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता क्योंकि यह तुरंत बदल रहा है और इंटरनेट दिन पे दिन अपडेट भी होता जा रहा है। अब इस समय आप लोग देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी कितना स्कोप बढ़ रहा है, ठीक है। और ये बहुत फ़ायदेमंद भी है हमारे लिए, लेकिन जितनी फ़ायदेमंद है उतने ही इसके नुकसान भी हैं, ये भी आप लोगों को पता है।
कभी कभी कुछ संसाधन जोड़े जा रहे हैं जबकि कुछ खोजा जा रहा है। इंटरनेट पे विभिन्न नेटवर्क शामिल हैं जिसमें सार्वजनिक है, निजी है, सरकारी, व्यवसाय, शैक्षणिक क्षेत्र शामिल हैं। अब इसमें इंटरनेट पे क्या है कि एजुकेशनल से रिलेटेड चीज़ें भी हैं आपकी, ठीक है। आप पब्लिक कोई भी चीज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या प्राइवेट अपनी चीज़ें रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, सरकारी है, सारी चीज़ें ही इस पे हैं, ठीक है। इंटरनेट पे मेरे हिसाब से आज के टाइम पे अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं ऐसी चीज़ कोई नहीं है जो आपको ना मिले। जो विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों का उपयोग करके एक साथ जुड़े हैं, यह वैश्विक नेटवर्क को स्थानीय और इसके विपरीत से जोड़ता है। इंटरनेट के संसाधन सूचना जैसे इसमें छवि, वीडियो, पाठ आदि जैसे डिजिटल दस्तावेज सहित और सेवाएं, सूचना साझाकरण, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सहित बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। इसमें क्या होता है, इमेजेस भी होती हैं, वीडियो भी होती हैं, आप वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं चीज़ों को, ठीक है, या फिर टेक्स्ट के रूप में भी देख सकते हैं। हर तरीके से सारा कंटेंट आपको अवेलेबल करवाया जाता है। इसके बाद है कि इसका इतिहास क्या रहा है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले 1969 में अमेरिका के रक्षा विभाग ने एक मजबूत नेटवर्क विकसित करने के लिए एक शोध परियोजना को वित्त पोषित किया जो बमबारी के लिए भी लचीला होना चाहिए। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ नेट के वाली है, आर्मी के लिए ही कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य होता है कि उसको कोई बेनिफिट पहुंचाए, इस वजह से बनाई जाती है। तो सबसे पहले आपका जो इंटरनेट बना था उसका नाम क्या था, आरपानेट। उसको आरपानेट नाम दिया गया था। केंद्रीय प्राधिकरण पर हमलों को बचने के लिए एक विपरीत नेटवर्क बनाने का विचार था। जैसे लोकल एरिया नेटवर्क है, ईथरनेट है, जुड़ने से लैस वर्क स्टेशन का विकास, मतलब किस लिए बनाया गया था कि जो दूसरी जगह पे लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ और कोई भी चीज़ है तो बात कर पाएँ। तो स्थानीय नेटवर्क अंततः आरपानेट उसको बोला गया। आरपानेट जब शुरू में बनाया गया था तो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था जिस प्रकार से आज इंटरनेट है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें इसमें हो पा रही थी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी कि सबसे पहले जो इंटरनेट यूज हुआ था उसको क्या बोला गया था, आरपानेट बोला गया था, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट हम लोग समझ चुके हैं जिसमें हम लोग समाचार देख सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें देख सकते हैं। इसके बाद है आप कोई भी अपनी बुक वगैरह लिखना चाहते हैं तो नेट पे वो सब भी चीज़ें, रिसर्च का कुछ काम करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें भी इसमें शामिल होती हैं। सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इंटरटेनमेंट से लेके एजुकेशन से, मेडिकल फील्ड में या फिर किसी भी फील्ड में आप कोई जानकारी चाहते हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं तो नेट पे सारा कुछ अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका क्या मतलब है, वर्ल्ड वाइड वेब तकनीकी भाषा है। इंटरनेट पर सभी संसाधन उपयोगकर्ता जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का प्रयोग कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्क सुलभ जानकारी का ब्रह्मांड है, ठीक है, जो मानव का अवतार है। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर कंप्यूटरों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान का एक तरीका है जो उन्हें इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया संसाधनों के विशाल संग्रह में एक साथ जोड़ता है। तो यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब सीधे से देखेंगे। अब एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है, वो इंटरनेट से काफ़ी अलग है। दोनों सेम चीज़ें नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा है इंटरनेट और वेब एक ही चीज़ नहीं है। वेब सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करता है। मतलब वर्ल्ड वाइड वेब क्या करता है, जो भी सूचनाएं हैं उनका ट्रांसफ़र करता है, उसका किसके यूज से, इंटरनेट से। मतलब आपको कोई चीज़ भेजनी है तो आपको इंटरनेट चाहिए, तभी आप अपनी बात या सूचना कहीं तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है IP एड्रेस वगैरह का यूज होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। नेटवर्क है तो ये अलग से नेटवर्क है, कोई होस्ट करता है, मतलब कोई कहीं पे यूज़ कर रहा है, कोई कहीं पे, तो सारे एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं किसी ना किसी रूप में, ठीक है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है कि इंटरनेट में मेन जो वेब मतलब पेज आते हैं उसमें कौन सी लैंग्वेज का यूज होता है, तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद है जो हम लोगों का टॉपिक है कि इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट और इंट्रानेट क्या है। तो इंट्रानेट है कि मतलब कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर आप कह सकते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रानेट। थोड़ा सा ही फर्क है आप लोग यहाँ पे, लेकिन अच्छे से समझेंगे। इसका जो एक्स्ट्रा नेट होता है, अब मान लो कोई आपकी कंपनी है, ठीक है, वहाँ कंपनी में जो नेट यूज हो रहा है उसको बोलेंगे इंट्रानेट। फिर आप अपने कस्टमर से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे है
ठीक है, सप्लाई पहुंचाते हैं, तो उसमें जो यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रानेट। और इंटरनेट है पूरा वर्ल्ड, मतलब पूरा वैश्विक रूप से जो फैला हुआ है वो सबसे, तो इंटरनेट, जो इंटरनेट है आपका वो सबसे बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है आपका एक्स्ट्रानेट, और फिर है आपका इंट्रानेट। जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि इंट्रा पर्सनल का मतलब होता है खुद से संबंधित, ठीक। इसके बाद वेब ब्राउजर क्या होते हैं, वेब ब्राउजर होते हैं जहाँ पे हम लोग सर्च वगैरह करते हैं, जैसे आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपरा यूज करते हैं, ठीक है, नेट स्केप, अभी गूगल क्रोम हम लोग यूज करते हैं। तो ये सारे क्या है, वेब ब्राउजर, मतलब हम लोगों को कुछ भी सर्च करना है तो हम लोगों को वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है, क्योंकि कहाँ पे फिर सर्च करेंगे। तो वेब ब्राउजर आपको पता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वेब ब्राउजर, ठीक है। इसके बाद है यूआरएल। अब ये यूआरएल क्या होता है, यूआरएल होता है कि आप जैसे कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हैं, मान लो कि यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड ही चीज़ आप सर्च कर रहे हैं, आपने उसका यूजीसी नेट का सिलेबस डाउनलोड करना है, तो आप डालेंगे यूजीसी नेट सिलेबस गूगल पे या जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, आपको उसी जगह पे लेके जाएगा। तो वो चीज़ कैसे लेके जाता है, यहाँ पे आपने टाइप किया कुछ भी, अब वो वहीं पे आपको पहुंचाएगा जो आपने यहाँ पे टाइप किया है। तो ये कैसे पहुंचेगा, तो इसका किसका काम होता है, ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब आपका एड्रेस बताता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब आपके घर पे कोई पोस्ट आया है, ठीक है, आपने कुछ सामान मंगवाया है, तो आपको पूरा एड्रेस देना होता है ना कि यहाँ यहाँ पे आएगा, हाउस नंबर ये, गली नंबर ये है। तो उसी प्रकार से ये जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है वो वर्क करता है, ठीक है, एड्रेस बताता है। जैसे ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये पूछा जा सकता है, ये जो HTTP आप यूज करते हैं, ये टाइप सर्वर टाइप होता है, मतलब सर्वर कैसा है। इसके बाद ये यहाँ पे होस्ट का नेम है, ठीक है। अब न्यूज़ है, मतलब न्यूज़ का मतलब कि आपको न्यूज़ से रिलेटेड चीज़ें जाननी है। फिर यहाँ पे होता है आपका फाइल नेम, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे ईमेल क्या है। इंटरनेट का उपयोग आमतौर पर ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दुनिया भर में किसी भी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक मेल के रूप में संदेश भेज सकते हैं, बशर्ते उस व्यक्ति के पास भी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। अब आप ईमेल भेज रहे हैं, तो जिसको भेज रहे हैं उसकी भी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, तभी आप ईमेल भेज पाएंगे, ठीक है। और ईमेल का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेल इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री दी गई है। जैसे आप लोग देखते हैं, फर्स्ट ईमेल एवर सेंट बाय रे टॉमलिसन। तो इनको ईमेल का फादर किसको बोला जाता है, जो रे टॉमलिसन है, इनको ही ईमेल का फादर भी बोला जाता है। सबसे पहले इन्होंने ही ईमेल भेजा था 1993 में। यू हैव गॉट मेल AOL ईमेल लॉन्च, ये एक AOL ईमेल लॉन्च किया गया था। फिर 2004 में गूगल आपका आया था। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि गूगल कब लॉन्च हुआ था, ठीक है। मतलब गूगल जीमेल जिसको बोलते हैं, गूगल तो अलग चीज़ हो गई, जो जीमेल होता है वो कब लॉन्च हुआ था, 2004 में। इसके बाद आजकल हम लोग देखते हैं कि कितने सारे मेल हैं जो पर डे भेजे जाते हैं, मतलब ऑफिस के यूज़ के लिए या फिर पर्सनल यूज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपको कोई कंप्लेन करनी है, तो सारा कुछ किसके थ्रू होता है, ईमेल के ही थ्रू होता है, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ फीचर्स दिए गए हैं ईमेल के, आप लोग देख सकते हैं। जैसे बेसिक फीचर्स इसके क्या होते हैं कि आपको कुछ सेंड करना है, फिर उधर से रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। इसमें फॉरवर्ड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, फाइल अटैच कर सकते हैं, आपको कोई साथ में फ़ोटो अटैच करनी है, या फिर आप अपना कहीं CV लगा रहे हैं तो अपना CV PDF फॉर्म में अटैच कर सकते हैं। इसके बाद उसको प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। जैसे आपको कोई ईमेल भेजना है तो सेव करके फिर आप बाद में उसको भेजना चाहते हैं तो उसको सेव भी कर सकते हैं। इसके बाद लेबल उसको कर सकते हैं कि इसे लेबल में क्या है कि आपने देखा होगा जब आप जीमेल खोलते हैं तो उसमें होता है कि ऑल मैसेज, फिर इम्पोर्टेंट, फिर स्पैम, ड्राफ्ट, ऐसे। तो मतलब आप लेबल कर सकते हैं कि किस में आपको अपना मेल रखना है, ठीक है। इसके बाद कुछ एडिशनल फीचर भी होते हैं, जैसे यहाँ पे एड्रेस बुक भी होता है। एड्रेस बुक कैसा कि आप जैसे ही आपने एक बार कोई ईमेल भेजा है तो अपने आप वो उसमें सेव हो जाता है, ठीक है। जब आप उसमें टाइप करेंगे दोबारा से उसको भेजने के लिए, तो अपने आप से ही वो ईमेल आपको नीचे दिखने लगता है, जिससे आपकी पूरे टाइप करने की
हर बार आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद स्पेल चेक, अपने आप जब आप टाइप करते हैं तो कुछ ना कुछ स्पेलिंग अगर एरर है तो अपने आप से वो बताता है कि यहाँ पे ये गड़बड़ है, आप इसको सही कर सकते हैं। रेड लाइन बन के आ जाती है, ठीक है। टैग मैसेज फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, इसके बाद है मेल फिल्टर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी आप कर सकते हैं। तो ये सारे एडिशनल फीचर हैं जो ईमेल में होते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे आपको जब मेल भेजना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप जो भी जिसको भेजना चाहते हैं उसकी ईमेल आईडी लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है सीसी, क्या होता है, कार्बन कॉपी, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन कॉपी। तो सीसी का मतलब होता है कि आप कितने लोगों को भेज रहे हैं। सीसी में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आप जितने लोगों का मेल देंगे तो एक दूसरे को सबका मेल दिखेगा। मतलब जैसे आपने एक को भेजा, ठीक है, एक को भेजा, दो को भेजा, तीन को भेजा, तो इन तीनों को ही तीनों का मेल आईडी दिखेगा। लेकिन जो BCC होता है, आप चाहते हैं किसी को ना दिखे उसकी मेल आईडी, ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। इसके फुल फॉर्म भी याद रखने हैं। तो यहाँ पे आप जो ईमेल एड्रेस डालेंगे तो वो किसी को नहीं दिखेगा, केवल आपको ही दिखेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। यहाँ पे आप सब्जेक्ट डालते हैं, सब्जेक्ट लिखा है कि आपको क्या, जैसे CV लगाना है या फिर कोई और पर्पज से भेजना है, जो भी आपका उद्देश्य है वो यहाँ पे आप सब्जेक्ट में लिख सकते हैं और मेल भेज सकते हैं, ठीक है। और यहीं पे ये ऑप्शन भी होते हैं कि आपको सेंड करना है तुरंत टाइप करके, या फिर अगर आप कुछ मतलब नहीं भेजना चाहते तो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं या फिर सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन होते हैं ईमेल में। इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है। अब ऑडियो का मतलब जैसे आजकल आप लोग फ़ोन वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, नॉर्मल डेली मतलब रोज़मर्रा की चीज़ें हो गई हैं। ऑडियो में होता है कि आप केवल बात कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है, बात कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ये तकनीकी शहर से बाहर लोगों को औपचारिक बैठक में भाग लेने की अनुमति देता है और मीटिंग वगैरह भी फिक्स कर सकते हैं, जैसे कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग की यहाँ पे बात हो रही है। इस तकनीक का उपयोग लोगों के समूह द्वारा बार बार मिलने के लिए भी किया जा सकता है, भले ही उनके बीच भौतिक दूरी कितनी भी हो, मतलब कितनी भी दूरी पे हो, लेकिन आप ऑडियो के माध्यम से उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिंपल है, आपको पता हो क्योंकि डेली यूज ही करते हैं सारे लोग, मोबाइल तो आजकल सारे लोग ही चलाते हैं। इसके बाद है आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। अब जैसे आजकल देखा है कि गूगल मीट वगैरह होती है, जूम मीटिंग होती है, ठीक है, जो मेन बोला जाता है वर्चुअल मीटिंग बोली जाती है। तो उसमें क्या है कि आप सामने बिल्कुल मतलब एक दूसरे को देख भी सकते हैं और अपनी मीटिंग फिक्स कर सकते हैं। जैसे आपने देखा इंडिया ही कोई टॉपिक पे अगर वहाँ पे नहीं पहुँच पा रही है, कोई सम्मेलन वगैरह है, तो वर्चुअल मीटिंग अटेंड कर लेते हैं PM साहब, ठीक है। तो उससे क्या है कि आपको वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, आप जहाँ पे हैं वहीं पे अपनी सुविधा के अनुसार अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों के पेड क्लासेस में भी गूगल मीट वगैरह होती हैं, अपनी बात रख सकते हैं, सामने बता सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें होती हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐप दिए गए हैं, जैसे वीडियो कनेक्ट किस किस से होता है। एक हैंग आउट है, गूगल मीट जो बहुत यूज हो रहा है आजकल, उसके बाद हाउस पार्टी, गूगल डियो होता है एक आपका, ये सारे गूगल के हैं। स्टारलीफ, फेस टाइम, वाइबर, व्हाट्सअप, इसको तो सारे यूज़ करते हैं तो इसको सब जानते ही होंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे और अलग अलग भी हैं जिनके थ्रू आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ डिफरेंस है कि ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले यूज़ फ़ोन एंड ऑडियो, तो वो यहाँ पे भी होता है, वीडियो में भी। यहाँ पे यूज़ ऑडियो वीडियो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये बहुत इजी है, सिंपल सा आप नंबर डायल करेंगे तुरंत जहाँ पे आप बात करना चाहते हैं वहाँ पे हो जाएगी। तो ये वीडियो में क्या है, आपको इसके लिए थोड़ा सा सेटअप करना पड़ता है, क्योंकि आप एकदम से कहीं पे, अब जैसे मीटिंग वगैरह है ऑफिस वगैरह की, तो एकदम से तुरंत ऐसा नहीं कि आप डायल करें तुरंत बात हो जाएगी, उसके लिए थोड़े से एफर्ट की आवश्यकता होती है। ये सेव टाइम करता है, ये भी सेव टाइम करता है, अफोर्डेबल है, ठीक है। ये अफोर्डेबल इतना नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है, लेकिन जैसे बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म भी हैं तो आजकल इसका भी इतना वो नहीं रह गया है। इसके नो डॉक्यूमेंट और प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट और प्रेजेंट भी कर सकते हैं। जैसे आप जूम मीटिंग है, गूगल मीटिंग है, तो आप कोई स्लाइड वगैरह या कुछ
अपना मतलब दिखाना चाहते हैं, जैसे मान लो आपको पीपीटी प्रेजेंट करनी है तो आप वहाँ पे वो सब भी दिखा सकते हैं, ठीक है। कैन नॉट शो बॉडी लैंग्वेज एंड नॉन वर्बल क्यूज, मतलब बॉडी लैंग्वेज नहीं समझ में आती कि सामने वाला किस बॉडी लैंग्वेज से बात कर रहा है, लेकिन इसमें ये सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं सामने वाले के, तो यही मेन डिफरेंस है यहाँ पे, आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। इसके बाद है डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन। तो अब सरकार की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए गए हैं हायर एजुकेशन को और अच्छा करने के लिए, उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। हायर एजुकेशन बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आए, इस सब पे काम काफ़ी चल भी रहा है। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट दिए गए हैं, जैसे सबसे पहले आपका है स्वयं। तो स्वयं का सबसे पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए, जैसे स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सप्रेशन माइंड, ठीक है। तो स्वयं भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत जोर देने वाले क्षेत्रों में से एक बड़े पैमाने पर ऑनलाइन ओपन कोर्स है, मतलब इसको कोई भी यूज कर सकता है। भारत सरकार द्वारा एक पहल शुरू की गई है, इसको स्वयं बोलते हैं। ऑनलाइन के लिए एकीकृत और पोर्टल है, यहाँ पे आप बहुत सारी कोर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे इससे जुड़े भी होंगे, उनको पता भी होगा, और ये आपकी यूजीसी नेट में पूछा भी जाता है इससे क्वेश्चन, तो ये आप काफ़ी डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। गूगल पे स्वयं सर्च करेंगे, अपने आप से पूरा इसका सबसे पहले ही ओपन होके आ जाएगा वहाँ पे और डिटेल में। फिर आपका है स्वयं प्रभा है, ये क्या है 32 DTH चैनल है जो 24/7 आपको एजुकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सी सैटेलाइट का यूज होता है, तो ये सब यहाँ से आपको पता चल सकता है, और इसके बारे में भी आप डिटेल में गूगल पे देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि चैनल जो है BISG गांधीनगर से अपलिंक किए गए हैं, और सामग्री यहाँ पे कौन कौन सी मिल सकती है आपकी NPTEL, IT, UGC, CEC, IGNOU, NCERT, NIOS, तो इन सब का कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है, मतलब एक क्वालिटी कंटेंट आपको दिया जाता है स्वयं प्रभा पे। तो 32 DTH चैनल है, इसका सैटेलाइट कौन सी होती है ये आपको पता होना चाहिए, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आपने प्रीवियस ईयर देखे होंगे। तो स्वयं प्रभा से तो अभी जून में ही काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसका नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी है आपका, ये भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। इसमें क्या है, नेशनल डिपोजिटरी सभी शैक्षणिक पुरस्कारों जैसे प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री, मार्कशीट आदि का 24 घंटे ऑनलाइन स्टोर हाउस है, जिसे शैक्षणिक संस्थानों पात्रता मूल्यांकन निकाय द्वारा विधिवत डिजिटल और दर्ज किया जाता है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन एक स्टोर हाउस कह सकते हैं, जहाँ पे आपको सर्टिफिकेट वगैरह सारी चीज़ें दी जाती हैं। ये भी जो बहुत अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं उनसे पूरा जुड़ा हुआ है, तो एक क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। इसके बाद नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है आपकी, अब ये पूरी लाइब्रेरी आपको दी गई है, ये भी 24 घंटे रहती है, यहाँ पे आप भी किसी प्रकार से यूज़ करके अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डेटा आपको देखना है, किसी चीज़ पे सर्च करनी है, कुछ भी। इसके बाद ई शोध सिंधु है आपका, ये मेन रिसर्च वगैरह होते हैं, जैसे यूजीसी नेट लाइब्रेरी रिसर्च जो होती है उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो यूजीसी से डायरेक्ट ये कनेक्ट होता है। अब ई शोध सिंधु में मेन सबसे ज़्यादा क्या है कि आप लाइब्रेरी टाइप का एक होता है, जैसे आपको कोई रिसर्च पेपर देखने हैं या फिर जो रिसर्चेज हो चुकी है उनको देखने हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके वर्चुअल लैब है, आपको कुछ भी प्रैक्टिकल देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद ई यंत्र प्रोजेक्ट है, ये मेन इसके द्वारा ई यंत्र बॉम्बे IIT बॉम्बे द्वारा एम्बेडेड सिस्टम और रोबोटिक्स में शिक्षा का प्रसार करने की एक पहल है, ठीक है। ये मेन इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर कवि आर और प्रोफेसर कृति रामाव्रतम द्वारा की गई है, तो ये भी आप देख सकते हैं कि किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, और इंजीनियरिंग के लिए ही ये मेन बनाई भी गई है, ठीक है। इसके लिए टॉक टू टीचर प्रोग्राम, ये आप यहाँ पे अपने डायरेक्ट टीचर से बात कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, कोई भी टॉपिक पे आपको कुछ समस्या है तो यहाँ पे वर्चुअल लैब और ये सब सारी चीज़ें मतलब सारी भाषाओं में आपको उपलब्ध होती हैं। इसके बाद ई आचार्य है आपका, तो ये सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म ई कल्प है, ठीक है। यहाँ पे फॉजी फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन एजुकेशन
ये सॉफ्टवेयर है, इसका क्या काम है, जो इसका लक्ष्य है शैक्षणिक संस्थानों में मालिकाना सॉफ्टवेयर पर निर्भरता को कम करना। ठीक है, ये एक टूल के रूप में उपयोग होता है जो व्यावसायिक सॉफ्टवेयर को समकक्ष काम करता है। यहाँ पे शिक्षा और अनुसंधान की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये उपकरण बनाया गया है। तो ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके लिए अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए गए। विद्वान है आपका, ठीक है, इसके बाद स्पोकन ट्यूटोरियल है, इसके बाद बादल है। अब बादल थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। एक क्लाउड टाइप का है, ठीक है, जैसे आप कोई भी गतिविधि करते हैं तो वहाँ पे आप अपनी सारी चीज़ें सेव भी कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क, जिसको क्या बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी संस्थाओं से जुड़े आईआईटी के लोग पढ़ाते हैं या फिर आईआईएम के जुड़े हुए हैं। एक नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है, इसका टॉपिक मैंने अलग से भी करवाया हुआ है, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कब शुरू हुई थी। 29 सितंबर 2015 को ये MHRD के द्वारा शुरू की गई थी। इसके बाद IM प्रिंट है, ठीक है। तो रिसर्च आपकी जो टेक्नोलॉजी वगैरह में होती है उनमें ये इन सब का यूज़ किया जाता है, उसके लिए पर्टिकुलर बनाया गया। सक्षत है, वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल द पायलट प्रोजेक्ट, एक पायलट प्रोजेक्ट है जो KVS NVS इन सब में इसका परीक्षण किया जाना शुरू हुआ था 2006, ठीक है। तो इन सब के बारे में आप काफ़ी डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी डिटेल में पढ़ाएंगे तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी आपकी। अटल रैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट है। इसके बाद आपके नो योर कॉलेज, ये भी एक पोर्टल है। डिजी लॉकर है यहाँ पे, ठीक है। डिजी लॉकर में आप अपने डॉक्यूमेंट सेव करके रख सकते हैं, और ये वैलिड है सरकार की तरफ से कि अगर आपके पास असली डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। इसके बाद नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस लर्निंग, जिसको NPTEL बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑस्कर रिपोजिटरी ओपन सोर्स कोर्सवेयर एनिमेशन प्रोजेक्ट, एनिमेशन के लिए मेन बनाया गया है। शोध गंगोत्री, ये भी आपका रिसर्च से रिलेटेड है। आपको कोई रिसर्च करनी है, पेपर वगैरह देखने हैं, एक आइडिया लेना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। इसका टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्टिव ऑफ वीडियो कंटेंट, आपको कोई वीडियो कंटेंट है उसके लिए आपको कोई टेक्स्ट बनाता है कोई भाषा में, जैसे आपने देखा वीडियो कहीं पे आती है तो उसके नीचे लिख के भी आता रहता है हिंदी में या इंग्लिश में, तो उसी प्रकार से उस सब के लिए बनाया गया है। इसके बाद SOS टूल है, सॉफ्टवेयर सिमुलेशन पैकेज, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रबंधन और संबंधित विषयों के छात्रों द्वारा सिस्टम के विश्लेषण और समस्याओं को हल करने के लिए मेन बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद EPG पाठशाला, यहाँ पे बहुत सारा आपको कंटेंट मिलता है, तो आप किसी 70 विषयों में क्वालिटी वाला कंटेंट दिया जाता है। जैसे EG पाठशाला पे पूरी बुक्स ही आपको प्रोवाइड करवा दी जाती हैं, मतलब आपको कोई भी कंटेंट चाहिए किसी भी फील्ड से रिलेटेड तो यहाँ पे आप लोग आराम से देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हायर एजुकेशन में इनिशिएटिव है, इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो मेन है कि जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे पिछली बार आपका स्वयं प्रभा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, तो इनके बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पे केवल रिवीजन क्लास है एक आपकी, जिसमें आपको बताया गया है कि क्या क्या चीज़ों पे आपको मेन फोकस करने की आवश्यकता है, ठीक है। इसके बाद ICT एंड गवर्नेंस हम लोग देखेंगे, जो ICT का ही टॉपिक है। तो इसका क्या है, ICT एंड गवर्नेंस का क्या मतलब है कि ICT को कैसे अब हम लोग गवर्न कर सकते हैं, उसका यूज कैसे जन भागीदारी में करते हैं, अपनी रणनीति और उद्देश्यों को उपलब्धि का समर्थन करती है, सक्षम बनाती है। ISO IEC 38,500 ICT के कॉर्पोरेट प्रशासन को वह प्रणाली जिसके द्वारा ICT का वर्तमान भविष्य का उपयोग निर्देशित और नियंत्रित किया जा सकता है के रूप में परिभाषित करता है। इसका क्या मतलब है कि ICT का भविष्य में कैसी चीज़ें वर्क करेंगी, कैसे और अच्छा इसको किया जा सकता है शिक्षा के क्षेत्र में, या फिर आप लोग देख सकते हैं आजकल पॉलिटिकल चीज़ों में भी इसका यूज हो रहा है। सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं ICT का यूज होता है, ठीक है।
इसमें संगठन को समर्थन देने के लिए आईसीटी के उपयोग का मूल्यांकन और निर्देशन करना और योजनाओं को प्राप्त करने के लिए इस उपयोग की निगरानी करना शामिल है। मानक में किसी संगठन के भीतर आईसीटी का उपयोग करने की रणनीति और नीतियां शामिल होती हैं। मतलब आईसीटी का उपयोग करने की अलग से ही रणनीतियां और नीतियां बनाई गई जिससे कि इसका दुरुपयोग ना हो सके। ठीक है। तो इसके कुछ प्रिंसिपल सिद्धांत भी रखे गए, जैसे यहाँ पे कुछ 6 प्रिंसिपल दिए गए। सबसे पहला तो है कि जिम्मेदारी। संगठन के भीतर व्यक्ति और समूह आईसीटी की आपूर्ति और मांग दोनों के संबंध में अपनी जिम्मेदारियों को समझते और स्वीकार करते हैं। जिनके पास कार्यों की जिम्मेदारी है उनके पास उन कार्यों को करने का अधिकार भी है। तो आईसीटी में भी ये सब चीज़ें बहुत लागू होती हैं कि जैसे आपको कोई भी कंटेंट दिया जा रहा है, कोई ना कोई तो उसका अरेंजमेंट करता होगा। ठीक है। ऐसा तो नहीं अपने आप से गूगल पे आ जाता है, अपने आप से जो भी आपके पोर्टल बने उन पे आ जाता है। तो वहाँ पे भी लोग काम करते हैं। उसी के बारे में बताइए कि ये पूरा जिम्मेदारी का काम है। जैसे आपका स्वयं प्रभा है, ठीक है, 24 घंटे उस पर कंटेंट दिया जाता है, तो उसके पीछे काफ़ी टीम काम करती है। वो पूरी अपनी जिम्मेदारी के साथ सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाती है। ठीक है। इसके बाद रणनीति है दूसरा सिद्धांत। संगठन की व्यावसायिक रणनीति आईसीटी की वर्तमान भविष्य की क्षमताओं को ध्यान में रखती है। आईसीटी के लिए रणनीति योजनाएं संगठन की व्यावसायिक रणनीति की वर्तमान में चल रही जरूरतों को पूरा करती हैं। ठीक है। रणनीति क्या है कि किस प्रकार से चीज़ें आजकल चल रही हैं, उनके हिसाब से सारी कंटेंट या चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई दी जाती हैं। ठीक है। इसका तीसरा है अधिग्रहण। आईसीटी अधिग्रहण स्पष्ट और पारदर्शी निर्णय लेने के साथ उचित और चल रहे विश्लेषण के आधार पर वैध कारणों के लिए किए जाते हैं। लघु और दीर्घावधि दोनों में लाभ, अवसर, लागत और जोखिम के बीच उचित संतुलन है। मतलब अधिग्रहण का मतलब है कि उसका क्या लाभ हो सकता है, उसकी क्या हानि है, इन सब चीज़ों पे भी काफ़ी ध्यान में रख के चीज़ें की जाती हैं। जैसे इतने सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, उनकी प्राइवेसी का भी ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि उनका डेटा आसानी से कोई लीक कर ले। ठीक है। इतनी प्राइवेसी के बाद भी तो लीक हो जाता है। इसका प्रदर्शन, जो भी सेवाएं आपको दी जा रही हैं वो किस रूप में दी जा रही हैं, एक किस तरीके से कंटेंट आपके सामने आ रहा है, इन सब के चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। ठीक है। इसके बाद अनुरूपता है पांचवा आपका। आईसीटी सभी अनिवार्य कानूनों और विनियमों का अनुपालन करता है। नीतियों प्रथाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित, कार्यान्वित और लागू किया जाता है। ठीक है। इसमें भी पूरे आपके रूल होते हैं, रेगुलेशन होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी प्लेटफॉर्म पे कुछ भी आप प्रोवाइड करवा देंगे, तो ये कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता का एक दृश्य दिखाता है। तो इसलिए अनुरूपता भी काफ़ी जरूरी है। छठा है मानव व्यवहार। आईसीटी नीतियां, प्रथाएं और निर्णय मानव व्यवहार के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हैं, जिसमें इस प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों की वर्तमान उभरती जरूरतें भी शामिल हैं। मानव व्यवहार मतलब जिस प्रकार से आईसीटी आजकल सारी चीज़ों में यूज हो रहा है, कई चीज़ों में इसका यूज करते हैं। ठीक है। तो इन सब चीज़ों का भी एक पूरा सिस्टम होता है। आप लोग देख सकते हैं ये सिद्धांत है। तो गवर्नेंस का मतलब क्या है कि जो भी इंटरनेट पे या फिर सरकार की तरफ से जो भी पोर्टल लॉन्च हुए हैं उनमें कुछ ना कुछ रणनीतियाँ होती हैं, उसके पीछे भी कितनी बड़ी टीम काम करती है, जिसकी पूरा एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। अब यहाँ पे टाइप ऑफ गवर्नेंस भी हम लोग देखेंगे कि एक तो प्रजातंत्र होता है, गणतंत्र है आपका, ठीक है, साम्राज्य है, साम्यवाद है, इसके बाद अधिनायकत्व है, फिर लास्ट में देखेंगे कि कंक्लूजन क्या है। तो प्रजातंत्र का क्या मतलब है? लोकतंत्र को सरकार की एक ऐसी प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें लोगों में सर्वोच्च क्षमता होती है। इसकी उत्पत्ति ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में हुई थी। ग्रीक में लोकतंत्र का अर्थ था लोगों द्वारा शासन। मतलब जो लोग हैं, प्रजातंत्र, इसको लोकतंत्र भी बोलते हैं, डेमोक्रेसी। ठीक है। तो मतलब जो लोग हैं, जो लोगों की नीड है, उसके हिसाब से सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाए, उनको दी जाए। ठीक है। तो इन सब पे वर्क होता है। तो ये गवर्नेंस का एक टाइप आपको दिखाया गया है। ठीक है। इसका गणतंत्र होता है। गणतंत्र में क्या है? गणतंत्र सरकार वह है जहाँ सत्ता भी लोगों के हाथ में रहती है, क्योंकि वे देश के नेता को चुनते हैं, या फिर और नेता को नियुक्त विरासत में मिली शक्ति नहीं होती है। यदि हमें गणतंत्र को व्यापक रूप से परिभाषित करना है तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसी सरकारी प्रणाली है जो राजा के अधीन नहीं है। कुलीनों का एक समूह किसी गणतंत्र पर तब तक शासन कर सकता है जब तक वहाँ एक भी राजा नहीं।
मतलब गणतंत्र का मतलब यहाँ पे समझना है, गणतंत्र क्या है। जो हम लोग अपने संविधान का प्रियम्बल भी देखते हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ों का भी यूज किया गया है, उसी से रिलेट करता हुआ है कि मतलब जनता ही एक राजा चुनेगी। राजा मतलब जैसे आप लोग अपने सीएम चुनते हैं, पीएम चुनते हैं, ठीक है। तो मतलब जनता के ही हाथ में सारी चीज़ें कि कैसे आगे चलानी है। इसके साम्राज्य है। साम्राज्य क्या है? राजशाही में एक परिवार के पास राज की सत्ता होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक शासन विरासत में प्राप्त करता है। राजशाही में शाही परिवार का एक व्यक्ति शामिल होता है, जो मरने तक सत्ता का पद संभालता है। साम्राज्य का ये हुआ कि उसी पीढ़ी का, जैसे उनके दादाजी के बाद फिर उनके पिताजी आएंगे, फिर वो खुद आएंगे, इस प्रकार से। साम्यवाद है। एक साम्यवाद सरकार प्रणाली आमतौर पर साम्यवाद की एक विशेष विचारधारा के रूप में होती है, जिसमें अब कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर लेनिन द्वारा सिखाया गया। इस प्रकार आमतौर पर एक पार्टी या लोगों का समूह साम्यवादी राज्यों को चलाता है। सरकार के प्रकार के उदाहरणों में चीन, क्यूबा, वियतनाम शामिल हैं। ठीक है। साम्यवाद में क्या है कि मतलब वहाँ के लोग अपने हिसाब से चीज़ों को चलाते हैं, कि उन्होंने जो रूल रेगुलेशन बना दिए, मतलब यहाँ पे पूरी तरीके से एक कह सकते हैं कि पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें इसलिए आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं कि गवर्नेंस का क्या टाइप है, ठीक है। बाकी अब आईसीटी में इसका कैसे यूज होता है, इन सब चीज़ों का आईसीटी में भी यूज होता है, क्योंकि आईसीटी आजकल लोगों की ज़रूरत बन गई है। तो उसको कैसे हम लोग सही से प्रोवाइड करवाएं, जिससे कि ज़्यादा नुकसान ना हो, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है। तो ई गवर्नेंस का यही मतलब है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए हैं कि गवर्नेंस क्या होता है। और ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस का टॉपिक है, जिसमें आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो ये वाला टॉपिक आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। इससे इसी प्रकार से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फिर हम लोग जब प्रीवियस ईयर वगैरह करेंगे तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। बाकी ये पूरा आईसीटी का आपका टॉपिक था। मेन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है जो इनिशिएटिव बताए गए हैं, ठीक है, वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। आप उनके शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं, क्योंकि वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट वगैरह इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा आपके जो इनिशिएटिव है उनसे ही क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद ई गवर्नेंस वगैरह का एक दो क्वेश्चन आ जाता है। तो आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और कोई अगर टॉपिक लगता है कि अलग से पढ़ाया जाना चाहिए, कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, उस टॉपिक को अलग से भी करवा दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर से अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, कंप्लीट बैच है, केवल क्लास और टेस्ट है, केवल टेस्ट भी है, उनके अलग अलग पैकेज है। तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं, और जिस भी प्रकार से आपको लेना है तो आप आराम से ले सकते हैं, ठीक है। बाकी अब जैसे आपकी एग्ज़ाम की डेट आ गई है, तो हम लोगों ने भी पूरा कंटिन्यू रखने की कोशिश की है। आपको यूट्यूब पे डेली प्रैक्टिस वगैरह कोई ना कोई चीज़ आपको रिवीजन के तौर पे दी जाएगी, जिसको करके आप अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बैच में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो आप बैच भी ले सकते हैं। इसी प्रकार की क्लासेज अपडेट के लिए बने रहिए एचएन अध्ययन से। अगर आपको कुछ लगता है, कुछ इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, तो कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। और इतना प्यार और सम्मान के लिए धन्यवाद।